आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे साइबर अपराध से बचाव के उपाय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की पटना साइबर सेल के पुलिस उपाधीक्षक सर्वेश चंद्र। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार श्रोताओं, सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइबर अपराध के बारे में, जिसे लेकर आज हर खास और आम भयभीत है। श्रोताओं, इस समस्या से बचाव के उपाय क्या हैं और अगर खुदा न खास्ता आप इसके शिकार हो गए तो आपको क्या करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक अपराध इकाई की पटना साइबर सेल में पुलिस उपाधीक्षक सर्वेश चंद्र। सर्वेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम सर्वेश जी आपसे जानना चाहेंगे साइबर अपराध की परिभाषा। वे कौन से अपराध हैं जो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं? साथ ही वो कौन कौन से माध्यम या उपकरण हैं जिनसे हम साइबर अपराधियों का या साइबर अपराध का शिकार बन सकते हैं? जी बिल्कुल। साइबर अपराध वैसे अपराध हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग करके की जाती है। ये कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू जो भी गैर कानूनी गतिविधियां की जाती हैं वो साइबर अपराध के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि नेटवर्क पे हमला करना, डेटा चोरी करना और वित्तीय धोखाधड़ी करना। दुनिया भर में ज्यादातर व्यक्ति के अगेंस्ट होता है या व्यवसाय या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी हो सकता है। सरकारों को प्रभावित करने के लिए भी की जाती है, वो भी साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स, ये सारे साइबर अपराध की श्रेणी में आएंगे और इनके थ्रू साइबर अपराध होता है और इनके थ्रू आप पे अटैक हो सकते हैं। चूंकि इस अपराध का कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या बन गई है और इसका निजात पाने के लिए सरकार अपने स्तर से काफी कुछ प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक वैश्विक समस्या है और इस समस्या से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? सर्वेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम नागरिक किन बातों का ख्याल रखे कि वे साइबर अपराधियों के ट्रैप में ना फंसे। बेसिक जो है, आप अपने मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी बैंक अकाउंट से लिंक करके रखें। कंप्यूटर, मोबाइल और मोबाइल्स में आप एंटीवायरस, अच्छे कंपनी के एंटीवायरस का यूज करें। कभी भी अपना ओटीपी साझा न करें। अपने पासवर्ड जो है हमेशा काफी मजबूत रखें। किसी भी अननोन लिंक से जो प्राप्त हो रहे हैं, आपको ईमेल या कोई फाइल प्राप्त हो रही है, एपीके फाइल है, तो उसको इंस्टॉल या क्लिक न करें। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने निजी तस्वीर या कोई भी निजी जानकारी साझा न करें। प्राइवेसी सेटिंग का हमेशा प्रयोग करें और जो भी ऐप आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं उससे एक बार वेरीफाई जरूर करें कि ये ऐप सही है या नहीं है। अपने प्रोफाइल पिक्चर्स और डीपी को हमेशा रिस्ट्रिक्ट रखें। किसी भी लालच या भय में न आए। जी बिल्कुल। सर्वेश जी, इन दिनों एक शब्द काफी चर्चा में बना हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये स्कैम और लोग इसका कैसे शिकार बन रहे हैं? जी, डिजिटल अरेस्ट जैसी, पहली बात मैं बता दूं श्रोताओं को कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, आपको ऐसे ट्रैप किया जाएगा। ये दो तरह से आपको ट्रैप करते हैं, या तो आपको डर या भय दिखा दें या कोई लालच दें। ये शुरू होती कैसे है, शुरुआत कैसे होती है इसकी? कोई वीडियो कॉल किया जाएगा, आप जैसे रिसीव करेंगे आपको एक सेटअप दिखाई देगा जिसमें पीछे पुलिस का लोगो रहेगा और आपको बताया जाएगा कि मैं कस्टम से बोल रहा हूं या मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं या ईडी से बोल रहा हूं। किसी भी सरकारी संस्था का नाम लेकर आपको वो डराएंगे। फिर बताया जाएगा कि आपके अकाउंट से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है या आपके इस एड्रेस पे ड्रग्स की डिलीवरी होनी है जिसको हमने ट्रैप किया है और अब आपसे और जानकारी लेकर हम पूछताछ करेंगे और उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आप अपना सारा जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है बैंक से रिलेटेड, और वो धीरे धीरे आपसे लेते रहेंगे और बाद में होगा कि इससे बचने के लिए आप एक मोटी रकम उनको ट्रांसफर करें। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसकी चर्चा की, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक रूप धारण कर चुका है डिजिटल अरेस्टिंग की। अभी जो बिहार में जो मैक्सिमम केसेज आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, उसमें 85 to 90% केसेज जो है फाइनेंशियल फ्रॉड के होते हैं
और उसमें जो मेजर मोडस ऑपरेंडी है जो आजकल ज्यादा यूज हो रहे हैं, उसमें एक डिजिटल अरेस्ट और दूसरा है ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के नाम पे जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसका। जी बिल्कुल, बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर सर्विस जी। साइबर क्राइम का शिकार होने की स्थिति में पीड़ित या उसके परिजनों का पहला कदम क्या होना चाहिए? विक्टिम कहां और किस मंच पर अपनी शिकायत या फिर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं? सबसे पहले जैसे अगर आप पहले तो आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, आपके साथ ऐसी कोई घटना न घटे ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि 1930 पे आप कॉल करें। 1930 1930 पे आप जितनी जल्दी हो कॉल करेंगे और अपनी वहां शिकायत दर्ज करेंगे। उसमें आपसे आपका नाम और पता पूछा जाएगा, आपका जो ट्रांजैक्शन, आपके पैसे गए हैं तो एक ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर कोड जो होगा वो नंबर पूछा जाएगा, अकाउंट्स जिस अकाउंट से डेबिट हुआ है पैसा, और इसमें आपको एक आईडी देनी होगी। अगर किसी ने आपको एसएमएस किया है उसके थ्रू फ्रॉड हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको देना होगा। अगर 1930 पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं बात हो रही है, आप खुद भी ये कंप्लेंट cybercrime.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। ये पोर्टल MHA द्वारा बनाया गया एनसीआरपी पोर्टल है और इस पे मैं बताना चाहूंगा कि सारे बैंक्स के नोडल्स और वैलेट के नोडल्स सब जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, और जैसा ही आपका एक कंप्लेन यहाँ आएगा हम उस बैंक्स को और उनके नोडल से हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा होल्ड करा पाएं और उसको रिफंड करा पाएं। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैम जितनी जल्दी अगर हमारे पास कंप्लेन आ जाता है तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके मैक्सिमम पैसे होल्ड करवा पाएं। उसमें एक कॉन्सेप्ट गोल्डन आवर का भी है। फ्रॉड होने के 1 घंटे के अंदर आप शिकायत दर्ज करते हैं तो उसमें 60 to 80% मामलों में मैक्सिमम होल्ड हम लोग ने करवा दिया है। लेकिन अपने बिहार में ज्यादातर जो केसेज आते हैं उसमें ऐसे मामले आते हैं जो फ्रॉड होने के 2-3-4 दिन बाद आते हैं। लोग कभी कभी 1 महीने बाद उनको पता चलता है कि मेरे पास साथ फ्रॉड हुआ था, चलें कंप्लेन। तो वैसी स्थिति में पैसे ज्यादातर विड्रॉ हो चुके होते हैं। जी, गोल्डन आवर बहुत ही उपयोगी जानकारी। श्रोताओं इस बात का जरूर ध्यान रखें। सर्विस जी, इन दिनों 2-3 नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने और आ रही है। एक साइबर ग्रूमिंग है जो बच्चों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, साथ ही साइबर स्लेवरी भी आप सामने आ रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप जानकारी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। साइबर ग्रूमिंग का जहां तक सवाल है, ये वैसा एक फ्रॉड है जिसमें ऑनलाइन बच्चों से दोस्ती की जाती है, बच्चों का विश्वास जीता जाता है और फिर उसको जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे उनके कुछ इंटीमेट पिक्चर्स या फोटोज या जानकारी हासिल कर ली जाती है, ऐसा जिसको वो बाद में बच्चे को डराते हैं या उसके थ्रू ब्लैकमेल करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा बच्चों के लिए कि जो भी स्ट्रेंजर्स हैं ऑनलाइन उनसे ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं अच्छी तरह तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। कोई भी अपने प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं करें ताकि उसकी वजह से आपको बाद में डर या ब्लैकमेल जैसी चीजें झेलनी पड़े। इसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों से डायरेक्ट टच में रहें। अब बच्चे कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पे उनका एक गार्जियनशिप रहे। दूसरा, अगर बच्चे कभी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स उनको सही दिशा जरूर दिखाएंगे। जी बिल्कुल। साइबर स्लेवरी के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आ रहा था, साइबर स्लेवरी आज के जमाने में अभी ऐसी एक चीज हो गई है कि जो लोग यहाँ से काम के लिए दूसरे देश में जाते थे, स्पेशली कंबोडिया, लाओस और साउथ एशियन कंट्रीज में, उनको वहां ट्रैप कर लिया जाता है, एक तरह से बंधक बना लिया जाता है और उनका यूज वो करते हैं साइबर फ्रॉड कराने के लिए। वहां पे कॉल सेंटर चलाते हैं और यहाँ के भाषा में उनसे कॉल करा के यहाँ के लोगों को ठगा जाता है और पैसे ये सारे विदेश जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की डिजिटल अरेस्ट और दूसरा मोडस था शेयर ट्रेडिंग। ये मैक्सिमम पैसे जो है इनके थ्रू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं जो ठगा जा रहा है। जी, साइबर स्लेवरी की बिहार में क्या स्थिति है? बिहार के क्या कुछ स्थान है जहां पे ये साइबर स्लेवरी मौजूद है? जी मैम, अभी हमें MHA से एक रिपोर्ट आई थी और एक उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। जो यहाँ से खासकर गोपालगंज, सिवान,
सारण ऐसे जिलों से लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काम की खोज में गए हैं और वो वापस नहीं लौटे या वो कांटेक्ट में नहीं है अपने फैमिली के, तो ये माना जा रहा है कि वहां पे उन्हें बंधक बना लिया गया है और उनका यूज वो ऐसे साइबर फ्रॉड्स के लिए किया जा रहा है। तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो अगर उनसे बात होती है और उन्हें पता चलता है कि उनका पासपोर्ट या वीजा रख लिया गया है, उन्हें बंधक बनाया गया, तो अपने लोकल साइबर थाने में या हमारे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उस पे हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इसमें MHA, विदेश मंत्रालय और NIA सब संयुक्त रूप से इस पे काम कर रहे हैं। जी सर्वेश जी, एक बात सामने आती है, लोगों का अक्सर ये कहना है कि हमारे पास स्मार्टफोन अगर नहीं है तो हम साइबर अपराध के शिकार नहीं बनेंगे। क्या ये बात सच है कि नॉर्मल जो फोन होते हैं जो जिनमें इंटरनेट नहीं मौजूद है, कई बार वो लोग भी साइबर क्राइम का शिकार बने हैं? तो ये वॉइस क्लोन और डीप फेक टेक्निक, इसका जिक्र करते हो आप, इस चीज को समझाएं प्लीज। जरूर मैं वॉइस क्लोनिंग ऐसी चीज है जिससे कोई ऑडियो क्लिप आपका उनको प्राप्त हुआ, उसमें AI और टेक्नोलॉजी यूज करके वो सिमिलर वॉइस कंटेंट बना लेंगे और उसका यूज आपके रिलेटिव्स और आपके जानने वालों को कॉल करके या उनको बता के उनसे पैसे की उगाही के लिए कोशिश करते हैं। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, और इसमें ज्यादातर रोल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का रहता है। आपने फेसबुक पे लिख दिया कि मेरा होम टाउन पटना है, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, और आपने फोटो डाली कि आज मैं ट्रेवल करूंगा फलाना एयरलाइन से दिल्ली टू मुंबई। अब आपने ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉडस्टर को दे दिया, उसका यूज वो करेंगे। उन्हें पता है कि इस समय ये फ्लाइट पे होंगे, इनका 2 घंटे के लिए फोन बंद होगा। उसी टाइम उस ऑडियो क्लिप्स के थ्रू आपके परिजनों को कॉल आएगा कि इनका एक्सीडेंट हो गया या किसी मामले में इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, आपको ऐसे पैसे भेजने होंगे, और इसका यूज वो करते, मिसयूज करते हैं एक्चुअली। डीप फेक में मैम ये भी टेक्नोलॉजी AI का यूज है, जिसमें इमेजेस जो साउंड्स या वीडियोस, फेक वीडियोस बनाए जाते हैं AI को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। इसमें वैसे इवेंट्स को क्रिएट किया जाता है, वैसे इंडिविजुअल को क्रिएट किया जाता है जो है ही नहीं या जैसा इवेंट कभी हुआ ही नहीं, और इसके थ्रू भी साइबर फ्रॉड के काफी मामले आए हैं। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या भी साबित होने वाला है आने वाले समय में लोगों के लिए, इसलिए हमें स्मार्ट बनना होगा। सर्वेश जी, हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के। इसके अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में साइबर क्राइम की क्या स्थिति है और वर्तमान में साइबर अपराधों से जुड़े कितने मामले बिहार या फिर राजधानी अकेले पटना में चल रहे हैं? मैम, पहले मैं बता देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो 1930 कॉल सेंटर्स हैं वो पटना हमारे आर्थिक अपराध इकाई साइबर सेल में ही है। वो 24/7 कार्यरत है। उसमें लगभग 120 हमारे कर्मी जो हैं 3 शिफ्ट में काम करते हैं, और ऑन डेली बेसिस मैं बताऊं तो 5000 से 6000 कॉल्स हम रिसीव कर रहे हैं, और उसमें 200 से 250 कंप्लेंट्स डेली रजिस्टर हो रहे हैं जो साइबर फ्रॉड्स के मामले हैं। साइबर फ्रॉड्स जो अपने यहाँ बिहार में है, मैक्सिमम 85 to 90% जो केसेज हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के आ रहे हैं, और रेस्ट जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अभी मैं बता दूं कि टोटल शिकायत जो दर्ज की गई है 1,25,000 से ज्यादा शिकायतें हम लोगों ने दर्ज की है, और जिसमें 714 करोड़ रुपए जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है उसकी शिकायत दर्ज की गई है, और इस 714 में हम लोगों ने 101 करोड़ रुपए होल्ड कराई है, और जिसके रिफंड के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अभी 4 करोड़ रुपए हम लोग ने रिफंड कराया है। इसी तरह जो सस्पेक्ट नंबर्स हैं जिनका यूज किया जा रहा है साइबर फ्रॉड के लिए, उनको हम लोग ब्लॉक करने के लिए भी हम लोग भेजते हैं DOT को। अभी 13,000 से ज्यादा नंबर्स को हम लोगों ने ब्लॉक कराया है, और उनके IMEI नंबर्स को भी ब्लॉक करने के लिए हम लोग भेज चुके हैं। जी, तो बिहार साइबर सेल जो है वो बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, लेकिन जरूरत है हमें भी जागरूक बने रहने की, स्मार्ट बने रहने की, साइबर स्मार्ट बने ताकि हम सुरक्षित रह सकें। सर्वेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए, और हमारे श्रोताओं तक इतनी उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।